में कुछ कमियां या त्रुटि होती है, तो उसको सुधारात्मक उपचार करने के लिए, है ना, इसमें स्वैच्छिक जो जीन्स हैं उनको जीन तकनीक के द्वारा या बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा सूक्ष्म जीव में क्या है गुणसूत्र में प्रविष्ट करा दिया जाता है। ये कहलाता है अनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो जैसे आप लोग अभी जो रिकॉम्बिनेट डीएनए पढ़ते हो, है ना, पढ़े हैं ना रिकॉम्बिनेट डीएनए, तो उस रिकॉम्बिनेट का निर्माण जो है इसी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि और बताऊं एक बार और मैम एक बार और। हाँ, मतलब जैसे कि नॉर्मल डीएनए है जो कि डबल हेलिक्स होता है ना, क्वाइल्ड होता है, और इसमें क्षार का सीक्वेंस जो है एक क्रम से ही होता है। जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं उसके सीक्वेंस एकदम क्रम से होते हैं, है ना। तो इनमें क्या हो जाता है, कुछ त्रुटि हो जाती है या कमियां आ जाता है। सिंड्रोम आपने पढ़ा है ना। तो किसी भी पेयर के क्रोमोसोम में क्या होता है, वो सीक्वेंस गड़बड़ा जाता है, तो उसका पता करने के लिए या पता चल जाता है ना, तो उसको सुधार किया जाता है इस जैव तकनीकी के द्वारा। ठीक है, और उसको सही क्रम में व्यवस्थित करके फिर उस गुणसूत्र में वहां पर उसको अध्यारोपित कर दिया जाता है या प्रतिरोपित कर दिया जाता है। तो जो त्रुटियां या गड़बड़ी रहती हैं वो क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। एक इसका उपयोग ये है, और एक क्या है कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनमें जो ग्राही और एक फॉरेनर डीएनए जिसको हम कहते हैं, जो दूसरे जीव के डीएनए को होस्ट या पोषक डीएनए के साथ हम मिलाते हैं, है ना, तो वो जो डीएनए बनता है वो रिकॉम्बिनेट डीएनए है। ठीक है, फिर उस रिकॉम्बिनेट डीएनए का उपयोग हम मानव कल्याण के लिए करते हैं। मतलब हम अपने स्वेच्छा से नए गुण को प्राप्त कर लेते हैं, कहने का मतलब। और नए गुण को कैसे प्राप्त करेंगे, इस बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, डीएनए का सुधार कर रहे हैं, या उसमें जो कमियां हैं उसको क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। हाँ, अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसमें हम जो डीएनए रिकॉम्बिनेट करते हैं ये 2 टाइप से कर सकते हैं। 2 या इनकी विधियां है कह दीजिए, या 2 सिद्धांत पर ये कार्य करता है। एक कहलाता है अनुवांशिक अभियांत्रिकी और एक कहलाता है रासायनिक अभियांत्रिकी। तो जो अनुवांशिक अभियांत्रिकी है वो क्या होता है, जो कोई भी जीव है ना, उनके जीनों में हम मतलब अपनी इच्छा से क्या है उसमें परिवर्तन करते हैं, अपनी इच्छा से उनके जीनों में परिवर्तन कर देते हैं। या कह सकते हैं कि किसी जीव के अनुवांशिक पदार्थ में इच्छित जीनों में क्या कर देते हैं, मतलब परिवर्तन कर देते हैं। उसके कारण हम नए डीएनए का संश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कि आप जो नाइट्रोजनी क्षार है उसको आप बदल दोगे तो आपके इच्छा के अनुसार वो डीएनए बनेगा, है कि नहीं? तो हम जीन में अपनी इच्छा से परिवर्तन कर देते हैं। अब इससे हम कृत्रिम डीएनए प्राप्त कर सकते हैं, है ना, और अनुवांशिक पदार्थों में सुधार कर सकते हैं, और मानव जाति के कल्याण के लिए उसका उपयोग हम कर सकते हैं। किसमें? अनुवांशिक अभियांत्रिकी में, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, और ये भी बायोटेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। ठीक है, दूसरा होता है रासायनिक अभियांत्रिकी। तो ये क्या होता है कि कोई भी जीव है उसको हम उसकी कोशिकाओं को संवर्धन माध्यम में क्या करते हैं, वृद्धि करवाते हैं। अब वृद्धि करवाने के बाद उसको बहुत अधिक संख्या में हम प्राप्त कर लेते हैं, तो उससे फिर हमको बहुत सारे उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं। जैसे हम प्रतिजैविक के रूप में एंटीबायोटिक, जैसे पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन का उपयोग हम एंटीबायोटिक के रूप में करते हैं कि नहीं? घाव वगैरह हो लगाते हैं वहां पर, है ना। तो ये तो किससे प्राप्त होता है, जो रासायनिक अभियांत्रिकी है इनके माध्यम से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स हैं,
जो वैक्सीन है, जैसे अभी कोरोना का वैक्सीन लग रहा है सबको, है ना, तो इतने सारे वैक्सीन हमको मिले कहाँ से? तो हमने बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके रासायनिक अभियांत्रिकी उसके एक पार्ट का प्रयोग किया और बहुत सारे क्या है कोरोना वैक्सीन को इजाद किया और मानव कल्याण में उसका उपयोग कर पा रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से और बहुत सारी दवाइयों का भी बहुत अधिक संख्या में उत्पाद किया जाता है, ठीक है। ये सब जो है बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि अब हम देखें कि जो अनुवांशिक अभियांत्रिकी है, ये इसकी संकल्पना आई कैसे, मतलब वैज्ञानिकों के दिमाग में ये आया कैसे, इसका विकास हुआ कैसे? तो सबसे पहले आपको पता है कि जो जीव है उनमें दो प्रकार से मुख्यतः प्रजनन की क्रिया होती है। एक होती अलैंगिक, है ना, और एक होती लैंगिक, ठीक है। तो अलैंगिक में क्या होता है कि एक जीव के द्वारा ही समसूत्री विभाजन के द्वारा नए संतति जीव जो है विकसित किए जाते हैं, है ना। लेकिन उसमें वो क्या रहता है, विभिन्नताएं नहीं हो पाती। जो उनके पेरेंट्स होते हैं उसी के सेम कॉपी होते हैं उनके संतति, ठीक है। लेकिन अलैंगिक में क्या होता है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, उनके कैरेक्टर आते हैं माता पिता के, साथ ही साथ उन आने वाली जो संतति उसमें कुछ विभिन्नताएं भी रहती है ना। आपने मेंडल वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, समानता के साथ साथ विभिन्नताएं भी आती है, ठीक। ये दो प्रजनन की क्रिया होती है। और उसके बाद जैसे जो वैज्ञानिक है वो इच्छित गुण वाले जीव हो या पौधे हो उनको प्राप्त करने के लिए क्या है, संकरण करवाते हैं, ठीक है। तो संकरण से नए जीव तो प्राप्त होते हैं, है ना, लेकिन इसमें इच्छित या वांछित गुणों के साथ साथ अवांछित गुण या जीन भी क्या है उपस्थित होते हैं, इसमें जो संकर पौधे या संकर जीव हैं उनमें, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, तो जो वांछित है वो तो हम उपयोग कर लेते हैं, है ना, उसका नए जीवों में वो नए कैरेक्टर उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन अवांछित गुण भी उसमें रहते हैं। तो वो अवांछित गुणों से जो वांछित गुण वाले जीन्स हैं उसको अलग करना, ठीक है, ये क्लोनिंग कहलाता है। और अलग करके फिर उसको जो पोषक कोशिका या पोषक जीव रहते हैं उसमें उनको ट्रांसफर किया जाता है ताकि केवल हमको इच्छित गुण वाले जीव या पौधे ही प्राप्त हो, ठीक है। क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर क्लोनिंग, संकरण, प्रजनन हमने देखा। क्लोनिंग एक बार और सुन लो, ये 2 नंबर में आता है। तो जैसे कि इच्छित गुणों को या वांछित गुणों को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जीनों को विलगित करते हैं, किससे? अवांछित गुणों वाले जीन्स से, है ना, ये कहलाता है क्लोनिंग। फिर इसको हम पोषक कोशिका में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे केवल इच्छित गुण वाले या इच्छित जीन वाले पौधे या जीव ही हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। यस मैम। यस मैम। हाँ, इसी में एक होता है प्रतिबंध एंजाइम, ये शायद आपके पेपर में आया था, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये जो है प्रतिबंधन एंजाइम या प्रतिबंधित जो एंजाइम है इसको बेरलियर और अर्बर ने 1963 में इसकी खोज की थी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो प्रतिबंध एंजाइम है, प्रतिबंधित एंजाइम है, ये है क्या? तो जैसे कुछ जीव में हम ले लेते हैं जैसे एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। तो एस्चेरिचिया कोलाई में क्या है, जो जीवाणु भोजी है, तो जीवाणु भोजी के आक्रमण से स्वयं को बचाने के लिए एक एंजाइम का उपयोग करते हैं, ठीक है। कुछ जीवाणु जिसमें हमने क्या लिया, एस्चेरिचिया कोलाई। तो एस्चेरिचिया कोलाई क्या है, जीवाणु भोजी के संक्रमण से स्वयं को बचाने के लिए एक एंजाइम जो है उत्पन्न करते हैं अपने अंदर, है ना। तो एंजाइम का उपयोग करके जीवाणु भोजी के डीएनए को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और तोड़कर क्या है उसको काट के नष्ट कर देते हैं।
तो उसी एंजाइम को प्रतिबंधित एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? प्रतिबंधित क्या है, प्रश्न आता है। तो कुछ जीवाणु, उदाहरण के लिए एस्चेरिचिया कोलाई, जो जीवाणु भोजी होते हैं, उनके संक्रमण या आक्रमण से स्वयं को बचाने के लिए अपने अंदर एक एंजाइम उत्प्रेरित करते हैं या उत्पादन करते हैं, जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काटकर तोड़ देते हैं। मतलब उनका संक्रमण जो है एस्चेरिचिया कोलाई पर हावी नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबंधित एंजाइम कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, इसी में एक शब्द आप लोग आगे आइए देखेंगे, जैव अभियांत्रिकी के विकास में स्टैनली प्लाज्मिड हर्बर्ट वायर का योगदान। इसी पॉइंट उसमें है ना, पृष्ठ में 440 पृष्ठ में। आप लोग पुस्तक में मिलाते मत रहना, पुस्तक तो आपके पास है, पढ़ी के जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, तो 1972 में इन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये क्या है, प्लाज्मिड का एक प्रकार है, ये प्लाज्मिड को उन्होंने प्रतिजैविक के रूप में अलग किया। तो सबसे पहले मैं बता दूं प्लाज्मिड्स क्या है, इसको ध्यान से सुन लो। प्लाज्मिड्स क्या है, जैसे कि कोई वायरस है या जीवाणु है, उसमें जैसे जनरली डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के अंदर होते हैं, है ना। तो जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो केंद्रक के अंदर नहीं रहते, बाह्य नाभिकी होते हैं। नाभिकी मतलब केंद्रक, तो केंद्रक के बाहर पाए जाते हैं। अतिरिक्त गुणसूत्र और बाह्य नाभिक के रूप में ये डीएनए पाए जाते हैं, किसमें, जीवाणुओं में। ठीक है, अधिकांशतः जीवाणुओं में, और ये द्विसूत्री होती हैं और इसमें स्वद्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड्स। ठीक है, एक बार और सुन लो, प्लाज्मिड हम किसको कहेंगे, प्लाज्मिड जो होते हैं द्विसूत्री डीएनए होते हैं, जो लगभग सभी जीवाणुओं में पाए जाते हैं, और ये अतिरिक्त गुणसूत्री बाह्य नाभिक डीएनए के रूप में होते हैं, इसमें जीवाणुओं में। क्लियर हो रहा है? यस मैम। और इन्हीं का उपयोग हम फिर रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाने के लिए करते हैं। कॉम्बिनेट डीएनए बोल रही हूँ तो समझ में आ रहा है? जो पुनर्योगस आपने पढ़ा है, पुनर्योगस डीएनए, यस मैम, उसी को रिकॉम्बिनेट डीएनए बोलते हैं। ये डीएनए कब बनते हैं, जैसे कि कोई पोषक कोशिका है ना, और कोई जीवाणु भोजी है या फिर दूसरा डीएनए है, उनको मिलाकर एक नया डीएनए बनता है ना। दोनों को जब हम समांग माध्यम में और केंद्रीकरण करते हैं तब एक नया डीएनए बनता है, उसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेट या पुनर्योगस डीएनए। क्लियर? यस मैम। हाँ, ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं, याद रखना, द्विसूत्री डीएनए होते हैं और लगभग सभी जीवाणु में पाए जाते हैं। इनमें स्वगुणन की क्षमता होती है और ये उन जीवाणु के अंदर अतिरिक्त गुणसूत्री बाह्य नाभिकी डीएनए के रूप में होते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मिड्स की परिभाषा कह दीजिए, प्लाज्मिड्स क्या है, तब की स्थिति में हम इसको बताएंगे। ठीक है, अब जैसे कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा एक चीज और, ये जो जैव अभियांत्रिकी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इसके 3 चरण होते हैं, आगे उसको अभी हम पढ़ेंगे। एक होता है वांछित जीन का पहचान करके उसको अलग करना ताकि हम मानव कल्याण में उसका उपयोग कर सकें। फिर दूसरा है जो पोषक जीव है या कोशिका है, उसमें उस इच्छित या वांछित जीन को ट्रांसफर करना। और तीसरा होता है जो वांछित जीन है, इसका द्विगुणन होना और संतति जो कोशिका होगी
उसमें उसका ट्रांसफर करना। ये 3 विधियों के या चरण के द्वारा ही हम रिकॉम्बिनेट डीएनए प्राप्त कर सकते हैं और वांछित जीव या कोशिकाओं को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे कि ये जो आपने देख लिया, अब हम आगे देखेंगे कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक है क्या, इसके उपकरण क्या है, या किन किन चीजों का इसमें समावेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान ले पुनर्योगज डीएनए क्या है। यहाँ देख लीजिए, आप दिया है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेट एंड टेक्नोलॉजी। तो ये रिकॉम्बिनेट मतलब पुनर्योगज ही होगा, है ना। टेक्नोलॉजी यानी तकनीक या फिर उपकरण। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हम देखते हैं कि जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है उसको हम पहले जान लें। ठीक है, या फिर पुनर्योगज डीएनए क्या होता है बता चुके हैं, एक बार और सुन लीजिए। पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेट डीएनए वांछित गुणों वाले इच्छित डीएनए होते हैं। मतलब हमको जिस प्रकार के डीएनए की आवश्यकता है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। उसको हम बोलते हैं पुनर्योगज डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेट डीएनए। ठीक है, अब ये तकनीक क्या है उसको सुनो। पुनर्योगज डीएनए तकनीक या रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो जो वांछित डीएनए को क्लोनिंग करके स्थानांतरित करना किसके माध्यम से करते हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीक के माध्यम से। अब हमको वांछित डीएनए प्राप्त कैसे होंगे, आपको बताई हूँ कि कोई भी कोशिका या जीव के डीएनए में हम क्या करते हैं, वांछित डीएनए के क्रम को मिला देते हैं और हमको एक नया डीएनए क्या है प्राप्त हो जाता है। उसको हम बोलेंगे वांछित डीएनए। इसका क्लोनिंग करना मतलब स्थानांतरित करना होस्ट सेल के अंदर, है ना। तो स्थानांतरित करते हैं तो ये किसके माध्यम से करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा या रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा करते हैं। ठीक है, अब इसके हम चरण में आ जाएं। जो बायोटेक्नोलॉजी तकनीक का उपयोग करते हैं तो इसके कुछ साधन या चरण हैं। तो देखो, इसमें पहला साधन आता है एंजाइम। ठीक है, पहला साधन क्या आता है, एंजाइम आता है। दूसरा इसका साधन होता है वाहक या वेक्टर, और तीसरा साधन होता है इसका होस्ट या फिर पोषक कह दो, निपुण पोषक। ठीक है, तो इसके 3 चरण या 3 साधन होते हैं, एंजाइम, वाहक और निपुण पोषक। ठीक है, अब बारी बारी ये है क्या ये बता देती हूँ थोड़ा सा। एक होता है, जैसे अब एंजाइम में आओ ना, स्पेशली एंजाइम को पहले क्लियर कर रही हूँ। तो जो एंजाइम है, पहला होता है अपघटनी एंजाइम, जिसको लाइसिन एंजाइम भी कहते हैं। थोड़ा थोड़ा इसको बताते जा रही हूँ कि ये अपघटनी एंजाइम या लाइसिन एंजाइम होता क्या है, ध्यान से सुनिए। वे एंजाइम जो क्या करते हैं, कोशिका भित्ति का अपघटन कर देते हैं, है ना, और नए डीएनए प्राप्त करने में सहायक होते हैं। याद रखेंगे, कोशिका भित्ति को क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। ठीक है, तो देखो आप लोग कहेंगे अब जीवों में तो कोशिका भित्ति होता नहीं है ना। जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं होता, लेकिन जीवाणुओं में होता है। आप लोग सुना होगा कि जो जीवाणु होते हैं वो प्रतिकूल परिस्थिति में अपने चारों ओर क्या करते हैं, एक प्रकार की भित्ति का निर्माण करते हैं, है ना, और उसके अंदर तब तक निष्क्रिय रूप में पड़े रहते हैं जब तक कि उनको अनुकूल परिस्थिति न मिल जाए। ठीक है, तो उनमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो जैसे कि जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति है उसको अपघटित या विलगित करने के लिए क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम का प्रयोग करते हैं। कवक की कोशिका भित्ति के अपघटन के लिए काइटिनेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जो प्लांट सेल होती हैं इनके अपघटन के लिए सेलुलोज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये 3 चीज आपको याद रखना है जो किसके अंतर्गत आते हैं, अपघटनी या लाइसिन एंजाइम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब जैसे कोशिका भित्ति ये विलगित हो जाता है या अपघटित हो जाता है तब हमको डीएनए प्राप्त करने में आसानी हो जाती है।
ठीक है। अब हम दूसरा आते हैं क्लीविंग एंजाइम। तो क्लीविंग एंजाइम होता क्या है, ये क्या करते हैं, डीएनए के अणु को खंडों में बांटने का कार्य करते हैं। एक एक लाइन में याद रखना है आपको, डीएनए के अणु को खंडों में बांटने का कार्य करते हैं। अब इसमें दो टाइप के और होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, है ना। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, जो डीएनए होते हैं इस डबल हेलिक्स होते हैं, एक साइड जो है 5 डिस्क से 3 डिस्क सिरा होता है, एक साइड 3 डिस्क से 5 डिस्क सिरा होता है ना। तो ये क्या करता है, 5 डिस्क या 3 डिस्क सिरों का पाचन कर देता है, आगे से या पीछे से डीएनए के कुछ हिस्सों को क्या कर देता है, पाचित कर देता है, ठीक है, मतलब विघटित कर देता है या अपघटित कर देता है। और जो एंडोन्यूक्लियस है वो क्या करता है, जो अंतिम छोर होते हैं, मतलब 5 डिस्क या 3 डिस्क सिरा आगे से या पीछे से जो अंतिम छोर होते हैं उनके अतिरिक्त, मतलब उन दोनों सिरों को छोड़कर बीच में कहीं भी, है ना, डीएनए को विखंडित कर देता है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो उसको हम एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, तीसरा आता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये क्या करता है कि जो नाभिकीय अम्ल मतलब जो डीएनए है उसको किसी विशेष स्थान पर काट देता है। डीएनए को किसी विशेष स्थान से, मतलब जैसे पहचान करता है कि कहाँ पर त्रुटि है या मेरे को कहाँ पर नया सीक्वेंस जोड़ना है, तो उस विशेष स्थान को पहचान कर ये क्या कर देता है, काट देता है उसको या विलगित है। इसको हम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है कहते हैं। और इसमें होता क्या है, जैसे आप दाएं से बाएं मतलब 5 डिस्क सिरा से 3 डिस्क सिरा या 3 डिस्क सिरा से 5 डिस्क सिरा दोनों ही दिशा में पढ़ेंगे तो सीक्वेंस आपको ऐसे लगेगा कि सेम टू सेम है। पुस्तक ओपन है क्या वहां पर? यस मैम। आप लोग के 441 पेज में सबसे लास्ट में देखो, जहां देखो 5 डेज से हम 3 डेज की सिरे में जाते हैं तो GAATTC है ना। हाँ। देखो सीक्वेंस को चेंज करो, 5 डेज से 3 डेज में पढ़ो नीचे में, तो पीछे से पढ़ते आएंगे ना इसमें। हाँ। तो भी देखना GAACCT है। देखे हम आगे से पढ़े वही सीक्वेंस मिला और पीछे से पढ़े तो भी क्या मिला, वही सीक्वेंस मिला। इसको पैलिंड्रोम कहा जाता है, युग्मक किसको कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की उपस्थिति में ये जो है पॉसिबल होता है। ठीक है, उसके बाद ये ब्लंट वगैरह को छोड़ रही हूँ, फिर आ जाइए आप सीधा वेक्टर या फिर जो वाहक है वो क्या है। ठीक है, अच्छा ये संश्लेषक और देखिए, संश्लेषक एंजाइम क्या होते हैं। तो जो डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं उन सभी एंजाइमों को, डीएनए के संश्लेषण के लिए जो आवश्यक होते हैं उन सभी एंजाइम को हम क्या कहते हैं, संश्लेषक एंजाइम कहते हैं। उसके बाद लाइगेज एंजाइम और पढ़ाई हूँ, आप लोग को याद होगा, याद है किसी को? यस मैम, और डीएनए रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए में पढ़े थे। हाँ, तो उसमें क्या देखा था हमने कि जो ओकाजाकी खंड रहता है उसको क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। तो बता हैं कि जो लाइगेज एंजाइम है डीएनए के खंडों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसको जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अब एक लास्ट एंजाइम होता है एल्केलाइन फॉस्फेटेज जिसको बोलते हैं, है ना। ये क्या करता है, जो कुंडलित डीएनए होते हैं या रेखित डीएनए होते हैं इसके 5 सिरे पर, आपको पता है 3 डिस्क सिरे पर नीचे और 5 डिस्क सिरे पर ऊपर की ओर क्या है, फास्फेट ग्रुप जो है जुड़े रहते हैं। हाँ। ये फास्फेट को पृथक करने का कार्य करता है कौन, एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग कर रहा है, ऐसा है क्या मैम? हाँ, जो फास्फेट ग्रुप जुड़े रहेंगे ना उसको पहले हटाएगा
और फिर से डीएनए को उसी सीक्वेंस में जोड़ देता है, जो एल्किलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है वो। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो ये सब क्या है, आपके जो पुनर्योगित डीएनए तकनीक है उसके उपकरण है या साधन है। ठीक है। तो पहला साधन हमने क्या देखा, एंजाइम। और एंजाइम हमने 6 प्रकार के देखे, अपघटनी, क्लीविंग, प्रतिबंधन, संश्लेषण, लाइगेज और एल्केलाइन। ठीक है। यस मैम। अब हम किस है, वाहक में या वेक्टर्स में। तो इसमें जो डीएनए होते हैं, जिसके शरीर में जैसे हम बाहरी डीएनए को डालते हैं या प्रवेश कराते हैं, है ना, तो जो जिसके शरीर में करवाएंगे या जिन कोशिका में करवाएंगे उसको पोषक कहा जाता है, पोषक कोशिका हमेशा। ठीक है, याद रखेंगे। और जो बाहरी डीएनए जिसको हम प्रविष्ट करवाते हैं उसको फॉरेन डीएनए कहा जाता है। ठीक है। यस मैम। तो जो फॉरेन डीएनए होता है ना, फॉरेन डीएनए के खंडों को वहन करके, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर ये क्या करता है, दूसरे जीव में उसको स्थानांतरित करने वाले डीएनए को ही हम वाहक डीएनए कहते हैं। मतलब कि जो होस्ट कोशिका है उसमें बाहरी डीएनए को जोड़ना या स्थानांतरित करना, ये वाहक डीएनए कहलाता है। इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं प्लाज्मिड्स, कास्मिड्स, कृत्रिम गुणसूत्र। ठीक है, मतलब हम वाहक डीएनए या वाहक किसको कहेंगे, तो बताएंगे आप फॉरेनर डीएनए को जो पोषक कोशिका से में जोड़ना या स्थानांतरित करना, ये वाहक या वेक्टर्स कहलाता है। इसके उदाहरण प्लाज्मिड्स, कास्मिड्स और कृत्रिम गुणसूत्र है। ठीक है। तो आपके पेपर में प्लाज्मिड्स या कास्मिड्स किसको कहते हैं ये आता है, तो थोड़ा सा मैं इसको भी बता देती हूँ आप लोग को कि प्लाज्मिड्स होता क्या है। ठीक है। तो प्लाज्मिड्स होता क्या है, अभी थोड़ी देर पहले फिर बताई थी, ये द्विसूत्री डीएनए होते हैं। ठीक है। जो लगभग सभी जीवाणुओं में पाए जाते हैं और इनमें स्वद्विगुणन की क्षमता होती है और ये उस जीवाणु के अंदर अतिरिक्त गुणसूत्री और बाह्य नाभिकीय डीएनए के रूप में होती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है। अब ये जो प्लाज्मिड्स है, जो आपको बताई हूँ जीवाणु, कवक, इष्ट में पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो अपरिपक्व मटर होते हैं, उन मटर की जो रूट सेल्स होती हैं, मतलब जड़ की जो कोशिकाएं होती हैं, उसमें भी ये प्लाज्मिड्स जो है, प्राकृतिक प्लाज्मिड्स जो है उपस्थित रहते हैं। ठीक है। अब जो ये प्लाज्मिड्स होते हैं, इसमें आपको बताए हैं कि स्वद्विगुणन की या द्विगुणन की क्षमता जो है पाई जाती है ना। अच्छा, एक इसमें और सुन लो, जैसे कि जो एस्चेरिचिया कोलाई है, जिसमें प्राकृतिक रूप से प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। 2 प्रकार के प्लाज्मिड्स होते हैं, ये क्लियर हो जाइए। एक तो प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से, है ना। कृत्रिम रूप से भी तो मानव जो है या वैज्ञानिक मानव कल्याण के लिए निर्मित करते हैं, और प्राकृतिक रूप से जो जीवों में पहले से ही पाए जाएंगे, जीवाणुओं में। ठीक है। तो जो एस्चेरिचिया कोलाई नाम का जीवाणु होता है, इसमें प्राकृतिक रूप जो है पाए जाते हैं। तो इस प्राकृतिक प्लाज्मिड से जो कृत्रिम प्लाज्मिड्स हैं वो बनाए गए हैं। अगर पुस्तक खुला हुआ है तो अंडरलाइन कर लो, इसकी संभावना है पूछने की। PBR 322 और PUC 10 ये सबसे अच्छे वाहक माने गए हैं, है ना, जो किसने विकसित किए गए हैं, प्राकृतिक प्लाज्मिड्स, जो कि किसमें पाए गए हैं, एस्चेरिचिया कोलाई में। ठीक है, क्लियर हुआ? त्रिगुणन की क्षमता पाई जाती है। और साथ ही साथ थोड़ा सा रिपोर्टर जिसको आपको नहीं बता पाई हूँ, इसको थोड़ा सा सुन लो, फिर आगे इसको बताती हूँ। जो आपका वाहक होता है ना,
फैक्टर्स होते हैं, जिसमें आपको प्लाज्मिड बताई हूँ, इसी में एक रिपोर्टर जीन पाया जाता है। रिपोर्टर जीन्स होता क्या है? रिपोर्टर जीन से हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि मतलब जो पोषक जीव है ना, वह जीन को मतलब फॉरेनर जीन को ग्रहण कर रहा है या नहीं। ठीक है, वो जानना भी जरूरी है। आप उसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं जो कृत्रिम प्लाज्मिड से है उसको, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं करेगा तो क्या होगा? प्रतिबंधन एंजाइम वहां विकसित हो जाएगा। तो प्रतिबंधन एंजाइम से क्या होगा? जो प्लाज्मिड्स उसके अंदर हम इंजेक्ट करेंगे वो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जानने के लिए हमको कौन से जीन को जानना जरूरी है? रिपोर्टर जीन को। ठीक है, तो रिपोर्टर जीन से हम क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। क्या पता लगा सकते हैं? कि जो पोषक जीव या कोशिका है वो फॉरेनर जीन को ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ग्रहण कर रहा है मतलब क्या होगा? सौरभ? ग्रहण कर रहा है मतलब उसको स्वीकार करके डीएनए का निर्माण कर रहा है आगे। स्वीकार करके उसमें द्विगुणन करना प्रारंभ कर देता है, ये सोचकर कि वो मेरा ही डीएनए है ना। यस। ठीक है, क्लियर है ना? यस। अब आ जाओ हम कि इस प्लाज्मिड्स में क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो एक आपको बताई द्विगुणन की इसमें क्षमता होती है, पहले से बता दी हूँ, है ना। एक इसमें वर्ण की क्षमता होती है। तो वर्ण या चुनने योग्य चिन्ह किसको बोलते हैं? तो ये वर्ण होता क्या है? तो ध्यान से सुनेंगे कि डीएनए के विशेष स्थान को चिन्हित करके क्या करते हैं? जो रूपांतरण के लिए चयन करते हैं उस डीएनए को, उस स्थान का, और उनकी वृद्धि के साथ साथ जो नॉन ट्रांसफॉर्मेड स्थान होते हैं उनको पहचान कर नष्ट कर दिया जाता है। वर्ण क्या है? मतलब कि जो डीएनए है उसमें वांछित वाले गुण भी है और अवांछित गुण वाले जीन्स रहते हैं, है ना। तो उस अवांछित गुण वाले जीन्स को पहचान कर उसको क्या कर दिया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है, तो वो वर्ण कहलाता है। ठीक है, और ये गुण किसमें रहते हैं? प्लाज्मिड्स में पाए जाते हैं। अब इसी में एक स्थल होता है तीसरा, जिसको क्लोनिंग स्थल कहते हैं। तो क्लोनिंग क्या है आपको बताई हूँ कि जो होस्ट कोशिका रहती है उसमें फॉरेनर जो जीन है उसको क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं और इच्छित गुण को प्राप्त करते हैं, वो क्लोनिंग होता है। ठीक है, तो क्लोनिंग के लिए क्लोनिंग स्थल का होना जरूरी है, जो कि प्लाज्मिड्स में पाए जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो फॉरेनर डीएनए, जिसको हम विजातीय डीएनए भी कहते हैं, इनको जोड़ने के लिए एक विशेष स्थल होता है, पहचान स्थल जिसको बोलते हैं। तो वहां पर क्या है? जो वेक्टर आपने अभी पढ़ा था वाहक, तो वाहक में आपको बताई थी PBR 322, है ना। इसमें एक स्थान होता है जिसको टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन बोलते हैं। ये उस स्थल पर जुड़ता है, वही स्थल कहलाता है क्लोनिंग स्थल। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो ये 444 में देखो एक चित्र दिया है जहां लिखा है पुनर्योगज डीएनए तकनीक के चरण एवं क्लोन का निर्माण। दिखा सबको? देखे बेटा? देखे? ऊपर में है क्या मैम? सबसे नीचे में देखो 11.3 दिया हुआ है चित्र। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के चरण एवं क्लोन का निर्माण। हाँ दिख गया मैम। हाँ, देखो इस चित्र में सबसे ऊपर देखना, एक साइड लिखा है आपको डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम एनी ऑर्गेनिज्म, मतलब ये किसी भी जीव का क्या है? डीएनए है, एक जो लाइन के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरी साइड देखिए आपको जो प्लाज्मिड्स में डीएनए वेक्टर है उसको लिया गया है, दोनों को एक साथ क्या करवा रहे हैं? अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो रिकॉम्बिनेट डीएनए प्राप्त हो रहा है। देखो, है ना, रिकॉम्बिनेट डीएनए प्राप्त हुआ। अब इस डीएनए को क्या है? जो बैक्टीरियम है उसके अंदर प्रविष्ट कराया जा रहा है। तो जब इस प्लाज्मिड्स को या रिकॉम्बिनेट डीएनए को बैक्टीरियम के अंदर प्रविष्ट करवाते हैं, इसमें ग्रोथ होता है। देखो ग्रोथ एंड सेल डिवीजन लिखा है ना, देखें? हाँ।
इससे ग्रोथ होने लगता है और ये बहुत सारे देखो बगल में 1 2 3 4 क्लोन जो है तैयार कर देता है। एक बैक्टीरिया से क्या हो गए, 4 क्लोन तैयार हो गए। तो इसी को बोलते हैं डीएनए का ये चरण हो गया कि हमने डीएनए किसी मतलब ऑर्गेनिज्म के डीएनए को लेकर और जो प्लाज्मिड्स का डीएनए वेक्टर है उसको लेकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियम के अंदर प्रविष्ट करवाए तो हमको बहुत सारे क्लोन जो है प्राप्त हुए। ठीक है। Yes, तो ma'am. इस प्रकार से क्या है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक का उपयोग करके क्लोन या प्लाज्मिड्स या रिकॉम्बिनेट डीएनए जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको? यस मैम। तीनों को आया समझ में? मैं 11वीं क्लास के लिए 1:30 बजे का टाइम दी हूँ बेटा, 1:25 हो रहा है, तो मैं कल आप लोग को बताऊंगी इसके। आप लोग इसको एक बार और पढ़ लेना क्योंकि अब फेस टू फेस तो बता नहीं पा रही हूँ, है ना? यस पढ़ोगे तो हो जाएगा और जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछ लेना। ठीक है? यस मैम। कल मैं आप लोग को इसके आगे बताऊंगी कि जो मानव कृत्रिम गुणसूत्र है या पौधे और जंतुओं में क्लीनिंग हेतु कौन से वेक्टर कार्य करते हैं। ये कौन अभी जोड़ रहा है देखो। हेलो, कौन है? हेलो, मैं क्लास अभी एंड कर रही हूँ क्योंकि 11वीं में भी क्लास लेना आप लोग पढ़िए और कल मैं मुख्य रूप से ये पुनर्योगज डीएनए तकनीक की प्रक्रियाएं आपको बताऊंगी। कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? यस मैम। यस अब बता देना क्लास आज बात करके और सबको बता देना, कल निश्चित रूप से सब जुड़ना। यस मैम। ठीक है? ओके बेटा। थैंक यू मैम, थैंक यू। सौरभ, हेलो। ए राहुल ही ना जुड़े हैं IM करके। दूसरा कौन है? IM वाला? वो राहुल ही है लगभग। राहुल राहुल आज हाँ अरे ये राकेश से लगा था। राकेश आज क्या है? हेलो, अब तो आवाज ही नहीं आते भाई। राहुल हम्म।